निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली, रियलिटी, एनर्जी, तेल गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद। मेटल, इंफ्रा, आईटी शेयर्स में बिकवाली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में तैयारियों का जायजा। इधर इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर कंफ्यूजन बढ़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने में जुटी सरकार, बदलाव के लिए मसौदा तैयार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। भारत में मर्सिडीज बेंज की पॉपुलर जी वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन G580 लॉन्च। एक्स शोरूम कीमत 3 करोड़ रुपए, 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड का दावा। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग को टाला। इसरो ने दी जानकारी, कामयाबी मिलने पर दुनिया का चौथा देश बनेगा भारत। तो राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर कोई राजनीतिक पार्टी अब जुटी हुई है रणनीति बनाने में। दिल्ली चुनाव को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक की और अभी भी ये बैठकें जारी हैं। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में हो रही बैठक में नड्डा प्रदेश के प्रभारियों और अलग अलग चुनाव समितियों के प्रमुख के साथ बातचीत कर रहे हैं। बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनावी मैदान में घेरने की रणनीति भी तैयार की जा रही है और साथ ही इस संबंध में प्लानिंग की रूपरेखा फिलहाल बनाई जा रही है। रैली और जनसभाओं को लेकर भी यहाँ पर प्लान बनाया जाएगा और साथ ही साथ चुनाव के दौरान अलग अलग मामलों को देखने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों ने अलग अलग 40 समितियां बनाई हैं। तो जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक सभी से विचार विमर्श करने के बाद कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो दिल्ली के चुनाव के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी अलग अलग मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट और 5 अन्य ओबीसी जातियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने 2015 में दिल्ली के जाट नेताओं से वादा किया था कि जाट को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन 10 साल से उनके साथ वादा खिलाफी की गई। दिल्ली में जाट, रावत, रौनियार, तंवर और चारण जैसी ओबीसी जातियां जो है सूची में शामिल है, लेकिन केंद्र की सूची में शामिल नहीं है। इसके चलते उन्हें यूनिवर्सिटी एडमिशन और नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ये कहना है केजरीवाल का। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो जाट समेत इन जातियों की लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र की ओबीसी लिस्ट में इन्हें जगह दिलवाएंगे। हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल चाहते तो संवैधानिक तरीके से जाटों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश करते, लेकिन 10 साल के बाद केजरीवाल को याद आया कि जाट उन्हें वोट नहीं करते, इसलिए वो राजनीतिक पत्र लिख रहे हैं। तो जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में हैं, इनको 10 साल से नहीं जागे, ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा, ये तो भाई संविधान की आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। हर राज्य का अपना कमीशन होता है, ओबीसी कमीशन होगा, भारत का एक ओबीसी कमीशन होता है, राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन दे सकती, तो वो सब काम करिए ना। राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी जंग ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। यही नहीं, अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि अगर गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे भंग कर देना चाहिए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बना था। ममता बनर्जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। साथ ही शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो आप पर हमलावर ना हो। अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल के लिए प्रचार करने की बात कही है। आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में एजेंडा और नेता कुछ भी स्पष्ट नहीं तो इसे भंग ही कर देना चाहिए। दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता है? क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर ही होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार बजट के दौरान इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव की पेशकश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन बदलावों का मसौदा तैयार किया जा चुका है। पूरी खबर पर अब ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, इनकम टैक्स एक्ट में किस तरह के बदलाव का ऐलान किया जा सकता है आने वाले बजट में? जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार के बजट में इनकम टैक्स एक्ट के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसका ऐलान वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फाइनेंस बिल में इन जरूरी बदलावों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं और इन बदलावों के पीछे मकसद ये है कि इनकम टैक्स कानून से जुड़ी हुई जो परेशानी है टैक्स पेयर्स के लिए, उन परेशानियों को दूर किया जाए। मिसाल के तौर पर टैक्स के नियम काफ़ी ज़्यादा पेचीदे होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, तो उन नियमों को आसान बनाया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सारे प्रावधानों को खत्म किया जाएगा। किन किन हालात में डिमांड नोटिस आ सकता है, इसको ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। डिमांड नोटिस आ गया तो इससे कैसे निपटें, इसके लिए ज़रूरी और आसान प्रावधान किए जाएंगे। लिटिगेशन में मामला जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, तय समय सीमा के भीतर लिटिगेशन कैसे खत्म किया जाए, वहाँ पे लोगों को दिक्कत ना हो, इसके भी ज़रूरी प्रावधान किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो संकल्पना है उसको इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए साकार किया जाएगा और इसके जरूरी प्रावधान आप इस बार के बजट में देख सकते हैं। लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बजट से ठीक पहले बजट बनाने वाली टीम में भी बदलाव किए गए हैं, क्या है पूरी डिटेल्स? देखिए, इस बार का जो बजट है वो एक मायने में तो बेहद खास है। पहली बात कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली ऐसे वित्त मंत्री होंगी जो लगातार 8वां बजट पेश कर रही होंगी और उस वित्त मंत्री के नेतृत्व में जो टीम है वो टीम भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है। इसमें कई सारे चेहरे हैं जिनके लिए पहला बजट है, कई सारे चेहरे हैं जो पहली बार वित्त मंत्रालय में हैं और बजट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मिसाल के तौर पर तुहिन कांत पांडे जो अभी अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में पूरी बजट बनाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर तुहिन कांत पांडे का ये पहला बजट होगा और ये कह सकते हैं कि बड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि दीपम में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा उससे कितना अलग या कैसे उसको या फिर उससे बेहतर परफॉर्मेंस बतौर रेवेन्यू सेक्रेटरी बजट बनाने में करते हैं, जहां पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है टैक्स घटाने को लेकर, टैक्स के नियमों को आसान करने को लेकर और सरकारी खजाने पर दबाव भी कम करने को लेकर। दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो अजय सेठ जो कि 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS ऑफिसर है। ये सचिव हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के। बजट बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है और ये 4 बजट पेश करने का इनको अनुभव यहाँ पर है। दूसरे मनोज गोविल हैं एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, खर्च कितना किया जाए ये तय करते हैं और ये 1991 बैच के मध्य प्रदेश के कैडर के IAS ऑफिसर हैं और बजट बनाने का इनका पहला अनुभव है।
एम नागराजू, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं, 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के ऑफिसर हैं और ये बजट बनाने का इनका पहला अनुभव है। इससे पहले वो कोल मिनिस्ट्री में थे एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर। अरुणेश चावला जो कुछ देर पहले तक रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, अब वो दीपम यानी विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके लिए भी ये पहला बजट है। ये 1992 बैच के बिहार कैडर का IAS ऑफिसर है। हालांकि अर्थशास्त्र की काफ़ी पैनी समझ है इनको। IMF के सीनियर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। एक है रवि अग्रवाल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी CBDT के चेयरमैन हैं। इनका भी बजट बनाने का एक बजट का अनुभव है। संजय अग्रवाल जो CBIC के चेयरमैन हैं, जो इनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी होती है, इनके पास 2 बजट बनाने का अनुभव है। इस बार बजट बनाने वाली टीम में कई सारे नए चेहरे हैं और कई सारे युवा चेहरे भी हैं, तो शायद इस वजह से उम्मीद की जाए बजट में कुछ नयापन देखने को मिलेगा। चलिए बजट एक्सक्लूसिव खबर के बाद अब बात करते हैं मार्केट की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 528 पॉइंट गिरकर 77,620 पर, वहीं निफ्टी 162 पॉइंट गिरकर 23,527 पर बंद हुआ। मेटल, इंफ्रा, IT शेयर्स में बिकवाली रही। पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, आज के बाजार में गिरावट रही, क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो इस गिरावट में भी तेजी में रहे? बिल्कुल, अगर हम बाजार की बात करें तो थोड़ा बहुत धीमापन आज के सत्र में भी देखने को मिला। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में प्रेशर है, लेकिन स्टॉक्स जो आज भी ऐसे मार्केट में ऊपर थे, यहाँ आपको दिखेगा बजाज ऑटो, नेस्ले, HUL और M&M जैसे काउंटर्स जो खबरों के आधार पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। इसके अलावा मेटल शेयर्स और सरकारी कंपनियों में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल था। तो अगर हम देखें ONGC, BPCL जैसे काउंटर्स में 2-2% की गिरावट। इसके अलावा टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में भी आपने एक बड़ा डाउनटिक देखा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज केमिकल शेयर्स पे फोकस था। दोनों ही SRF, नवीन फ्लोरिन 9 से 10% की तेज़ी के साथ बंद हुए और नए 52 हफ्ते की चरम पे पहुंचे। इसके अलावा मैरिको और NLC इंडिया जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का माहौल रहा। लूजिंग साइड पे आपको ऑयल इंडिया, तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर दिखेंगे। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में भी आज 6 से 7% की हेवी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। जी शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। CNBC आवाज के 20 साल के जश्न में आज मैराथन ट्रेंड्स PMS के CEO अतुल सूरी शामिल हुए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहली छमाही में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन दूसरी तिमाही में बाजार की चाल सुधर सकती है। साथ ही IT और फार्मा पर उनका नजरिया पॉजिटिव है। ये जो साल रहेगा 2025 का, ये थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा डैम्प रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ मोर बैक एंडेड। सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है मार्केट अच्छा हो जाएगा। उस हिसाब से जो इन्वेस्टर करेक्शन का वेट कर रहे थे, जो बाय ऑन डिप्स का वेट कर रहे थे, उनको मुझे लग रहा है अगले कई महीनों में एक अपॉर्चुनिटी है। IT और फार्मा में एक अच्छा एरिया जो होगा प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये दोनों बेनिफिशियरी रहेंगी उस हिसाब से। और ये आपको दिख भी रहा है, आप देखेंगे कि कंसेंसस बुलिशनेस बैंकिंग में है, लेकिन आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स जो लाइफ टाइम हाई या ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, जो पुश कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली IT। सो मेरा जो बुलिशनेस है दैट इज मोर इन लार्ज कैप एंड मिड कैप IT एंड फार्मा और हेल्थ केयर। चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई है। एक ASP और एक प्रशासनिक अधिकारी मिलकर ये जांच करेंगे। संभल में 1978 में दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी और कई हिंदू परिवारों को वहां से विस्थापित होना पड़ा था। हाल ही में संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर से फिर से खोला गया है, जो इन दंगों के बाद 46 साल तक बंद रहा था। और साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि 24 नवंबर को शाही
जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद ही इस मंदिर को खोला गया था। इसके बाद विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में को शुरू करने के लिए पूरी अपने यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाई। ओडिशा के भुवनेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने ओडिशा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। यह भारतीय प्रवासियों के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो 3 सप्ताह तक कई टूरिस्ट प्लेसेस तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अप्रवासी जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। वैसे तो अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो में कई सारी चीजें देखने लायक है, लेकिन जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है वो है फूलों का गुलदस्ता। तो कैसा है गुलदस्ता, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। इस वक्त आप मेरे पीछे जो फ्लावर बुके देख रहे हैं उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित फ्लावर शो में ये बुके अपने आप में खास है, क्योंकि जो इनकी हाइट है वो 10.24 मीटर की है, जबकि ये जो पूरा स्क्वायर है वो 10.84 मीटर का है। इससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात की जो अल ऐन म्यूनिसिपैलिटी है उनके पास ये खिताब था, लेकिन अहमदाबाद नगर निगम ने यह खिताब अब अपने नाम कर लिया है। पिछले साल जब फ्लावर शो आयोजित हुआ था तब सबसे बड़ी फ्लावर वॉल का भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी खुशी भी एक्स पर जाहिर की है और पिछले साल जब वो इस फ्लावर शो के मेहमान बने थे तब उन्होंने नगर निगम को एक सुझाव भी दिया था कि क्यों ना आप हर एक जो यहाँ पर आपने फ्लावर से सजाया गया है हर एक कलाकृति को, उसको एक QR कोड भी दिया जाए ताकि जो विजिटर है उनको अलग अलग भाषा में इंफॉर्मेशन भी मिल पाए। तो इसका अमल भी इस बार यहाँ पर कर दिया गया है ताकि QR कोड से आप हर एक चीज जो यहाँ रखी गई है उनको अच्छी तरह से जान भी पाए। ये देश विदेश के 10 लाख फूलों से सजा फ्लावर शो अभी से सुपरहिट हो गया है और रोजाना हजारों लोग इसकी मुलाकात कर रहे हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि जब ये 2 सप्ताह के बाद शो खत्म हो जाएगा तब तक करीब 25 से 30 लाख लोग इसकी मुलाकात ले चुके होंगे। तो आप भी अगर इस फ्लावर शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये बुके देखना चाहते हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन का टोकन लेने के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। दरअसल बुधवार रात शुक्रवार से शुरू होने वाले 10 दिवसीय विशेष बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। मंदिर कमेटी ने 91 काउंटर खोले थे। इसमें करीब 4000 लोगों की भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी भीषण आग में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1 लाख से ज्यादा लोग यहां से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं, जिसमें कई सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक आग से $52 अरब से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। यह अमेरिका की सबसे भीषण आपदाओं में से एक बन गया है। कैलिफोर्निया हॉलीवुड समेत अमेरिका के टीवी और फिल्म जगत का यह हब है। यहाँ लॉस एंजलिस शहर के करीब लगी इस आग से सैकड़ों घर खाक हो गए हैं। यह आग जिन इलाकों में लगी है वहां कई सेलिब्रिटीज के घर भी हैं। हॉलीवुड हिल्स का एक हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया है और लोगों को तत्काल जो इलाका है वो खाली करने के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार से शुरू हुई ये आग शुष्क मौसम और तेज हवाओं के चलते फैलती जा रही है। बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी आग के और फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसरो ने आज होने वाले स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडिक्स को एक बार फिर से टाल दिया है। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच ज्यादा अंतर का पता लगाने के बाद फिलहाल के लिए ये स्थगित कर दिया है। अब अगली तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। इससे पहले आपको बता दें 7 जनवरी को भी इस प्रक्रिया को टाला गया था।
30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। यदि मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चलिए अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ में अखाड़ों की एंट्री लगातार हो रही है। कुंभ नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जमघट लगना शुरू हो गया है। आज से लगातार 3 दिनों तक साधु संतों के 3 अखाड़ों की पेशवाई भी निकलने वाली है। कल भी 3 अखाड़ों की पेशवाई निकली थी और धूमधाम से उनका नगर प्रवेश हुआ था। कल वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े महाकुंभ मेला क्षेत्र में अपनी छावनी में पहुंच गए हैं। इस संप्रदाय के तीनों अखाड़े निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी की पेशवाई एक साथ निकाली गई थी। इसके साथ ही महाकुंभ में अखाड़ों की संख्या 10 हो गई है। उदासीन के 2 और एक निर्मल अखाड़े की पेशवाई अभी बाकी है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, TCS के Q3 के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। किस तरह की पूरी डिटेल्स है जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं यतिन के साथ। तो यतिन बताएं नतीजों की क्या डिटेल्स हैं। देखिए, अगर आप TCS के फर्स्ट कट रिजल्ट की बात करें तो क्लियरली जो स्ट्रीट का अनुमान था, जो एनालिस्ट का अनुमान था, उसके मुताबिक ही नतीजे रहे हैं। तो किसी प्रकार का पॉजिटिव नेगेटिव सरप्राइज यहाँ देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि कंपनी ने 66 रुपए का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है, जो शायद इन्वेस्टर्स का मूड शेयर अप करने में मदद करे। अगर हम इंटरनल्स की बात करें तो ओवरऑल जो नंबर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, मुनाफा लगभग 11,900 करोड़ रुपए से बढ़ के 12,380 करोड़ रुपए के आसपास आया है तिमाही दर बेसिस पे। और अगर हम आय की बात करें तो लगभग 64,000 करोड़ रुपए के आसपास की आय का अनुमान जो था उसी तर्ज पे आपको आता हुआ नजर पड़ा है। सबसे अच्छी बात यह है कि एबिट मार्जिन में आपने सिक्वेंशियली सुधार देखा है। लगभग 0.2% सुधर के अब मार्जिन लगभग 24.3% के आसपास आते हुए नजर पड़े हैं। हालांकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, खास करके अमेरिकन मार्केट्स को लेके और ओवरऑल जो ग्रोथ आउटलुक को लेके, उस पर नजरें बनी रहेंगी। कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और जो मैनेजमेंट से क्लैरिटी मिलेगी उससे शायद कल स्टॉक का रुझान भी पता चलेगा। जी, तो अब और तो इस रिजल्ट को एनालिस्ट करने के लिए हमारे साथ DVP रिसर्च के सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अनुमान के मुताबिक ये नतीजे रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया। गुड इवनिंग। आई थिंक यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीनों ही फ्रंट पर सेल्स, EBIT और पैट पर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नतीजे रहे हैं। अगेन अगला जो फोकस रहेगा स्ट्रीट का, ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, स्पेशली जब हम नए कैलेंडर में स्टेप अप कर रहे हैं तो वहाँ जाकर के जो क्लाइंट के बजट्स रहेंगे IT स्पेंड को लेकर के, और इन सिनारियो जहाँ गवर्नमेंट चेंज हो रही है US में, तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहेगा ट्रैक करने वाला। एट द सेम टाइम इनकी जो कमेंट्री रहेगी मार्जिन को लेकर, स्पेशली इन लाइट की जो रिसेंट वेज हाइक जो है या एट्रिशन है, वो उनका जो गाइडेंस है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं और स्टॉक मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि कल एक पॉजिटिव टू न्यूट्रल रिएक्शन हम मार्केट में TCS के शेयर पर देख सकते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले समय में। हेलो, जी शुक्रिया सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उस पर नजर रहेगी। तो फिलहाल के लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। इस बेंज ने भारत में अपनी पॉपुलर G वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। नाम है G580। कार की स्पेसिफिकेशन, खासियत और कीमत बता रहे हैं संवाददाता कुमार संजय। मर्सिडीज की जो पॉपुलर SUV है G वैगन फाइनली लॉन्च हो चुकी है, वो भी इलेक्ट्रिक वर्जन में। जी हाँ, आपके सामने है इलेक्ट्रिक G क्लास। कीमत है 3 करोड़ रुपया और ये
मर्सिडीज की जो जी वैगन है 1979 में पहली बार लॉन्च हुई थी और उसी स्टाइल में, उसी क्लासिक अंदाज में, उसी डिजाइन लैंग्वेज में इसे भी बनाया गया है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन जो इसका इंटरनल पार्ट है पूरी तरह से चेंज है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। और मैं बताऊं इस G580 की जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है रेंज। फुल चार्ज में 473 किलोमीटर सफर तय करती है और इसके पीछे वजह है कि इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं, चारों व्हील में अलग अलग इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए हैं और चारों मोटर को पावर मिला दें तो हो जाता है 587 हॉर्स पावर। और उसी नंबर पर इस गाड़ी का नाम रखा गया है G580EQ। और दूसरी चीज कि इसमें आपको 116 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है और इसी बैटरी पैक के आधार पर इस गाड़ी का रेंज निर्भर करता है। और इस G580 में 3 बड़ी खासियत है। पहला है आपका G टर्न, दूसरा है G स्टीयरिंग और तीसरा है G रोल। G टर्न का मतलब है कि ये पहली गाड़ी है जो एक ही जगह 360 डिग्री में टर्न हो सकती है और दूसरा है G स्टीयरिंग, यानी ये पतले से पतले रास्ते में भी आसानी से टर्न होके चली जाएगी। और तीसरी चीज है G रोर। इलेक्ट्रिक गाड़ी अक्सर साउंड नहीं आते हैं लेकिन इसमें G रोर का साउंड भी दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इसकी फर्स्ट लॉट में जो गाड़ी आई थी पूरी तरह से बुक हो चुकी है। कंपनी जो इसका सेकेंड लॉट है अप्रैल में बुकिंग खोलेगी और उस समय इसके खरीदारों को बुक करना पड़ेगा। और मैं बता दूं 20 इंच के व्हील लगे हुए हैं और इसके नीचे जो ग्राउंड क्लियरेंस है बैटरी पैक लगने के बाद भी वो है 250 mm और बूट स्पेस मत पूछिए 600 से ज़्यादा। लेकिन वही क्लासिक अंदाज, वही लुक। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कंपनी इसकी बुकिंग और प्राइस कितनी रखती है। अब खबर टेक मेला यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो अमेरिका के लास वेगास से। तो आज हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं वो थोड़ा हटके है। घर की सफाई के साथ साथ ये डिवाइस घर में फैले सामान को समेटने में भी आपकी मदद करता है और डिवाइस का नाम है रोबो वैक्यूम क्लीनर। क्या है इसके स्पेसिफिकेशन और खासियत, आइए जानते हैं। अभी रोबो वैक्यूम क्लीनर्स काफी पॉपुलर हो गए हैं हमारे घरों में, लेकिन मुझे एक काफी यूनिक वैक्यूम क्लीनर मिला, रोबोरॉक सारोस Z70। ये ना केवल घर से कचरा डस्टिंग वगैरह करने में आपकी मदद करता है जो टिपिकल वैक्यूम क्लीनर्स, रोबो वैक्यूम क्लीनर्स करते हैं, पर इसके साथ साथ एक रूम को टाइडी बनाने में भी आपकी मदद करता है। मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, बहुत ज्यादा सॉक्स, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, खिलौने यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। आप एक ऐप की मदद से इस वैक्यूम क्लीनर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन चीजों को उठा के एक डेडिकेटेड जगह पर लाने के लिए। लेट्स से टॉयज है तो उन्हें बास्केट में आपको रखना है, सारे के सारे टॉयज उठा के, तो बाई को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक ऐप की मदद से बस आप इसको इंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ये वैक्यूम क्लीनर उसे उस जगह पर लेकर जाएगा, उस बास्केट में डालेगा। अभी ये फिलहाल आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाला है, अभी तक मार्केट में अवेलेबल है नहीं, लेकिन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इससे पहले इस कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत थी $1600, शायद इसी के अराउंड इसकी कीमत होगी। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।